तो यहाँ हम केमिस्ट्री के हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। अभी हम हैलो एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे। इलेक्ट्रोफिल या इलेक्ट्रोफाइल का ये मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब है अट्रैक्शन। तो ऐसे एक स्पीशीज जिसे इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो खुद क्या होंगे, ज़रूर ये पॉजिटिव चार्ज होंगे खुद, या तो फिर इनमें होगा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो ऐसे स्पीशीज़ को ही हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है मतलब कि हमारे एक हैलो एरीन्स में एक इलेक्ट्रोफाइल को हटा दिया जाए और वो इलेक्ट्रोफाइल को हटाकर दूसरे इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह को ले ले, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ क्या होगा कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल छोड़कर चला जाएगा एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल उसके जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हैलो एरीन्स also undergo electrophilic substitution reaction like halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts reactions just like बेंजीन रिंग। जैसे बेंजीन रिंग में देखने को मिलता था वैसे हैलो एरीन्स में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखा था। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या कि ये खुद एक नेगेटिव चार्ज होंगे या इलेक्ट्रॉन की इनमें ये होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे ये। तो इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ जाकर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच जाकर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो ऐसे जगह पे ही अटैक करने वाले हैं। तो हमारा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है बेंजीन रिंग। इसी के लिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे हैलो एरीन्स में बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना भी है तो मुझे कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन में लगाना पड़ता है ताकि इनके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये लोग विड्रॉ कर ले, ताकि इनमें थोड़ा पॉजिटिव नेचर आ जाए ताकि ये न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करे। तो ये हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। अब जब इलेक्ट्रॉन रिच ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना या पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ का अटैक करना तो बहुत इजी हो जाता है। इसलिए हमने ऐसा देखा है कि हमारे हैलो एरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फेवर होता है ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में ही थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाता है, तो वो देख लेते हैं कि halogen atoms has ortho and para directing influence on the new incoming group that is electrophile as can be seen from the resonant structure। तो सबसे पहले हम अपने हैलो एरीन्स को देखते हैं कि वो देखने में कैसा है। तो ये हमारा हैलो एरीन एक बेंजीन रिंग और साथ में एक कार्बन के संग हैलोजन कनेक्टेड है। ये X स्टैंड्स फॉर हैलोजन। इस हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस सेल में, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन के साथ इन्होंने यहाँ बॉन्ड बनाया और 6 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर इनके पास है। ये रेजोनेंस करेंगे कैसे, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर इस बॉन्ड में आ गए तो ये बॉन्ड यहाँ बन गया और इन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ गए तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, तो अब देखिए पहले कोई भी चार्ज नहीं था, अब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आ सकता है। देखिए यहाँ कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक बॉन्ड बना दे और ये बॉन्ड जो है उठकर इस कार्बन के ऊपर आ जाए। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और ये वाला जो बॉन्ड था उठकर इस कार्बन के ऊपर आ गया। ठीक है, इसके बाद और भी रोटेशन हो सकता है। ये नेगेटिव चार्ज जो है उठकर यहाँ बॉन्ड बना दे, देखिए ऐसे, और यहाँ पे जो कार्बन बॉन्ड है वो उठकर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दे ऐसे। फिर ये कार्बन यहाँ पर एक बॉन्ड बना दे और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से निकलकर इस X के ऊपर चले जाए। तो यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड उठकर जैसे ही X के ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 2 बिंदी जो है 2 इलेक्ट्रॉन वो आ गए हैं यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। अल्टीमेटली मुझे यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 स्टेप में रेजोनेंस मिला है। ये जो बॉन्ड यहाँ थे वो कॉन्जुगेट हो गए।
जहाँ पर डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड थे वहाँ डबल बॉन्ड, और ऐसे करके ये पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर चलता ही रहता है हर समय हमारे हैलो एरिन्स के अंदर। तो इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि जब ये रेजोनेंस इसके अंदर चलता ही रह रहा है उस समय स्टेप 2, 3, 4 भी आएगा। स्टेप 2, 3, 4 में ऐसा देखा जा रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन, जैसे ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है या नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा है ना। तो ये क्यों ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस हैलोजन एटम। तो वही बातें यहाँ कही गई है कि हैलोजन एटम हैज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द न्यू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अब जब हैलोजन एटम है तो हैलोजन एटम के होने के कारण इस ऑर्थो पोजीशन में, इस पैरा पोजीशन में, इस ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है या नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा है। तो जो भी कोई नया न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल को तो E+ से डिनोट करते हैं, तो ये जो न्यू E+ आने वाला है वो आकर कहाँ अटैक करेगा? जैसे इलेक्ट्रोफाइल का काम है, न्यूक्लियोफाइल का काम था खुद नेगेटिव है और कोई पॉजिटिव साइड में अटैक करना था, वैसे इनका क्या काम है, ये खुद पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव साइड में अटैक करेंगे। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से वो कहाँ जाकर अटैक करेगा? फिर ऑब्वियसली उसे जहाँ नेगेटिव मिलेगा, मतलब वो यहाँ अटैक कर सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पैरा पोजीशन में अटैक कर सकता है या तो फिर इस वाले ऑर्थो पोजीशन में अटैक कर सकता है। ठीक है ना। यही बातें यहाँ लिखी है कि हैलोजन एटम के होने के कारण हैलोजन एटम ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस करता है, मतलब इनमें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फीचर्स है जो कि नए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन में डायरेक्ट कर देते हैं, भेज देते हैं कि आप ऑर्थो पोजीशन में जाओ या आप पैरा पोजीशन में जाओ, मेटा पे मत जाओ, मेटा पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा क्यों देखा गया? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जान के रखना। ये खुद में एक अलग बात है, ये हमें क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हैलोजन में ऐसा क्या बिहेवियर है जो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। ओके, दूसरी बात, अब इस हैलोजन में एक नेगेटिव आई इफेक्ट भी है। तो पहला तो हमने यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट देख लिया जिसके कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल की आने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, मेटा में नहीं है। अब इस हैलोजन एटम में एक नेगेटिव आई इफेक्ट भी देखा गया है। क्या है ये नेगेटिव आई इफेक्ट? पढ़ते हैं। हैलोजन एटम ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा हैलोजन कार्बन के संग जुड़ा है ना, ये कार्बन है और ये हैलोजन है, दोनों एक दूसरे के संग जुड़े हैं। कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। हमारा जो कार्बन है इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एक इफेक्ट है, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनका क्या काम है, ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं ना। तो जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे तो जो पीछे रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव फीचर वाला यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स पूरे या रिंग में से अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा रिंग जो है स्लाइटली डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींच कर ले गए ये एक्स, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन ही ढूंढ रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन को ही ढूंढ रहे थे, और अगर एक्स इसमें से पूरे रिंग में से -I इफेक्ट दिखाते हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा और कहाँ करेगा? तो इसकी अटैकिंग फीचर जो है कम हो जाएगी। हमारा बेंजिंग रिंग कह सकते हैं स्लाइटली डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये टर्म यहाँ पे लिखा है, हमारा बेंजिंग रिंग जो है स्लाइटली डीएक्टिवेट हो जाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है ना। ये बातें यहाँ पर देखिए। हैलोजन एटम ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन shows -I effect, that is it has tendency to withdraw electron from the benzene ring। इस हैलोजन का टेंडेंसी है कि इस पूरे बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले। ठीक है। एज अ रिजल्ट द रिंग गेट स्लाइटली डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन। अगर हमारा नॉर्मल बेंजीन रिंग रहता, हाँ देखिए, अगर हमारा नॉर्मल बेंजीन रिंग रहता ऐसा, तो ये इसमें कुछ भी अलग से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से कोई विड्रॉ करके ले जाने वाला इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जितने आसानी से अटैक कर सकता था हमारा, अगर ये नॉर्मल बेंजीन रिंग की जगह अगर हैलो एरिन
बन गया है, तो यहाँ पर ये X जो है विड्रॉ कर ले रहा है इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इसमें इलेक्ट्रोफाइल उतने आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा इस टाइप के हेलो एल्किन्स में, सॉरी हेलो एडिन्स में। ओके, यही बातें यहाँ लिखी है कि एज अ रिजल्ट द रिंग गेट स्लाइटली डीएक्टिवेटेड कंपेयर टू बेंजिंग रिंग। बेंजिंग रिंग के कंपेरिजन में जो हमारा हेलो एरिन का रिंग है वो स्लाइटली डीएक्टिवेटेड है, बिकॉज ये एक्स का माइनस आई इफेक्ट है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एडिन्स ऑकर स्लोली, धीरे धीरे होता है। इस हेलो एडिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन धीरे धीरे होता है। इसे क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्स ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे होगा। यहाँ पर विड्रॉ करने वाला कोई नहीं था, तो बेंजिंग में जल्दी जल्दी होता था, यहाँ पर धीरे धीरे होता है। तो हेंस इलेक्ट्रॉन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन्स ऑकर स्लोली एंड रिक्वायर्स मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कम्पेयर टू बेंजिंग। इस बेंजिंग के कंपेरिजन में यहाँ पर और ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए और ये धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो दोनों ही जगह हमने देख लिया। जब हमने पिछले वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, तो वहाँ भी ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए था उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, और यहाँ पर भी बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द हेलोजन एटम, यहाँ भी हमें ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को भी अंजाम देने में। तो हमने दो बातें यहाँ पर पढ़ी जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इसलिए दो पॉइंट में अलग से लिखा गया है। एक में ये माइनस आई इफेक्ट को हाईलाइट कर देता हूँ, जिनका काम क्या है, स्लाइटली डीएक्टिवेट करना हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को। और दूसरे तरफ हमने पढ़ा कि इस हेलोजन के होने के कारण ही रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजिशन में डायरेक्ट भी करते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारे एक्स का फीचर है रेजोनेंस करना, जिनके कारण वो नेगेटिव साइन लाते हैं कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। ये पैरा और ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन, ये तीनों पोजीशन में वो नेगेटिव साइन लाते हैं। कौन लाता है, हेलोजन लाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल को ये पैरा ऑर्थो पोजीशन में अटैक करने में सुविधा होती है। तो ये एक फीचर है रेजोनेंस फीचर, जिससे हेलोजन एटम इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को फेवर करता है। वहीं दूसरा फीचर है हेलोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट, जिसके कारण वो पूरे रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल के इस रिंग में अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, देयरफॉर स्लाइटली डीएक्टिवेट होता है। तो एक तरफ फेवर भी कर रहा है, दूसरी तरफ अपोज भी कर रहा है। फेवर कर रहा है रेजोनेंस इफेक्ट से, अपोज कर रहा है माइनस आई इफेक्ट से। तो ये बहुत माइन्यूट कंसेप्ट है जो आपने यहाँ पर सीखा है। अब यहाँ पर देखते हैं हेलोजिनेशन। तो हमारे जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या एलिमिनेट होने वाला है, नाम जो ऐसा है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या सब्सटीट्यूट होने वाला है, एक इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट होने वाला है जिनका नाम है H+, और क्या आने वाला है, दूसरा एक इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है जिनका नाम अलग अलग है। जैसे हेलोजिनेशन में वो इलेक्ट्रोफाइल है एक हेलोजन, नाइट्रेशन में वो इलेक्ट्रोफाइल है एक NO2+। उसके बाद अगर ये देखें, नाइट्रेशन के बाद है सल्फोनेशन, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफाइल है उनका नाम है SO3H। फिर उसके बाद फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे तो उनमें है इलेक्ट्रोफाइल ये CH3, फिर एक है COCH3। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल है, और जो जाने वाले इलेक्ट्रोफाइल है, जो आउटगोइंग इलेक्ट्रोफाइल है वो H+, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 वैरायटी हो सकते हैं, इसलिए 5 वैरायटी नाम भी है। देखिए, ये है एक हेलोजिनेशन, एक है नाइट्रेशन, एक है सल्फोनेशन, एक है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। 5, ठीक है। सारे में जस्ट हमारा इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। और इनका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा तब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर कनेक्ट होगा। तो यहाँ हटने वाला इलेक्ट्रोफाइल हरदम हाइड्रोजन है H+, ये बाहर निकल रहा है, और फिर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। कौन कहाँ निकल रहा है, देखिए, ये क्लोरीन जो है Cl2 ऐसा होता है, Cl, और ये खुद कैसे टूटकर इनका हमें अगर ये होगा, अगर लाइट आ जाए कहीं से H म्यू या सनलाइट, तो ये क्लोरीन का तो ऐसा हो जाता है फ्री रेडिकल।
तो हमें लाइट नहीं चाहिए, पहली बात तो ये रिएक्शन हमें डार्क में करना पड़ता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हमें यहाँ पर C+ चाहिए। कैसे मिलेगा C+? इसी के लिए ये एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड यूज़ किया गया है। यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, AlCl3 ये यूज़ कर सकते हैं। इनका क्या काम है, ये जब Cl2 के संग FeCl3 कॉम्बाइन होता है तो ये ऐसे बनता है FeCl4 माइनस एंड Cl+। अब ये जो Cl+ है ना, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये एक कैटलिस्ट है जो इनको इलेक्ट्रोफाइल बनने में हेल्प करता है, या वीक इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। तो ये इसे भी आपको जान के रखना है कि ये क्यों यूज करते हैं, ओके। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने में काम आता है। तो इससे इसके कारण हम C+ मिलेगा, हमें Cl+ मिलेगा। वो Cl+ कहाँ अटैक करने वाला है, यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि इसके प्रेजेंस में कौन कौन सा पोजीशन नेगेटिव होता है, ये वाला पोजीशन नेगेटिव होता है, ऑर्थो पोजीशन दोनों, और ये पैरा पोजीशन, ये 3 पोजीशन ही नेगेटिव होते हैं क्लोरीन के प्रेजेंस में, हेलोजन के प्रेजेंस में। जस्ट हमने अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले पढ़ा ये वाले में, ये हेलोजन के रहने के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हेलोजन जब पहले से ही लगा है तो ये तीनों पोजीशन नेगेटिव होंगे। अब C+ जो यहाँ पर बन रहा है वो कहाँ आएगा, ये तीनों पोजीशन में से कहीं पर आ सकता है। तो अगर ये वाले पोजीशन में आएगा तो ये ऐसा दिखेगा हमारा प्रोडक्ट, और इस पोजीशन में या इस पोजीशन में आए तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। तो ये पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो पोजीशन वाला माइनर प्रोडक्ट है। और साथ में क्या हुआ, जब भी यहाँ पर कुछ मान लीजिए पैरा पोजीशन में अगर हमारा हाइड्रोजन पहले से था, जब ये आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जब हम कुछ नहीं लिखते हैं इसका मतलब क्या है, ये हर जगह हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेकिन है ना। तो यहाँ भी पहले से हाइड्रोजन अटैच था, ये हाइड्रोजन बाहर निकला इन फॉर्म ऑफ H+, और उधर से क्लोरीन इन फॉर्म ऑफ Cl+ यहाँ आकर जुड़ा। तो ये देखिए, इसलिए यहाँ क्लोरीन जुड़ा और ये हाइड्रोजन बाहर निकला। ये जो हाइड्रोजन बाहर निकला, ये हाइड्रोजन फिर ये इस FeCl4- के संग कॉम्बाइन होता है, और कॉम्बाइन होकर HCl और FeCl3 बना देता है। तो हमें फिर ये HCl मिल जाता है यहाँ पर। तो इसलिए देखिए, ये जो FeCl3 था ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जस्ट इनका काम है एक बार Cl2 को तोड़कर Cl+ बना देना और FeCl4-, और दूसरी बार जो ये H+ निकलेगा उसके संग ये कॉम्बाइन होकर HCl और FeCl3 फिर से बन जाएगा। देयरफॉर FeCl3 हमें फिर से एज मतलब कैटलिस्ट यूज हो रहा है, और मुझे FeCl3 फिर से FeCl3 के फॉर्म में ही मिल जाएगा। तो ये पूरे प्रोसेस को अगर ऐसे शॉर्ट में समझना है तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है कि हमारा एक एल्काइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड है या हेलो एरिन्स है, क्लोरीन लगा है। इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अगर ये क्लोरीन को ऐड करूँगा, इसे हेलोजिनेशन कहता है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऑर्थो पोजीशन में ऐड करूँगा तो माइनर प्रोडक्ट होगा। साथ में यहाँ से जो H रिलीज हो रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए शॉर्ट में कि यहाँ पर 2 Cl बन रहा है, एक Cl+, एक Cl-। तो Cl+ यहाँ चला जा रहा है, और यहाँ से जो H+ निकल के आ रहा है वो इस Cl- के संग अटैच होकर ये बना रहा है। ये आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, डिटेल जो था हमने पहले डिस्कस किया है। ये हमारा पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो पोजीशन वाला माइनर प्रोडक्ट है। 1,4 ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, साथ में HCl, जो H यहाँ से निकला वो Cl- के संग कॉम्बाइन होकर HCl, ओके। हेलोजिनेशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन। अब है नाइट्रेशन, सेम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये नाइट्रेशन हो रहा है, यहाँ से एक H निकलेगा, सॉरी और ठीक यहीं पर एक NO2 चला जा रहा है। तो इनमें से अगर मैं देखूं NO2 निकाल दूं अलग से NO2, तो और क्या बच रहा है, एक OH बच रहा है। इस OH के संग ये H कनेक्ट होकर ये H2 बन जाता है। ऐसे आप सोच सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है, डिटेल में थोड़ा। H2SO4 इसे इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करता है, यहाँ से H मिलता है, वो उसके संग कॉम्बाइन करके फिर H2SO4 बनाता है, जैसे हमने पहले देखा था। इन शॉर्ट में आप ऐसा समझ सकते हैं नाइट्रेशन। यहाँ पर ये हमारा फिर से पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, और ये है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ये है 1, ये है 2।
ये है 1, ये है 4। ओके, नाइट्रेशन। ये इस पे हमें ये ध्यान रखना है हर बार कि कैटलिस्ट हम क्या ले रहे हैं। वहाँ पर कैटलिस्ट था एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर कैटलिस्ट है एनहाइड्रस, सॉरी यहाँ पर कैटलिस्ट है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेशन में। फिर सल्फोनेशन में क्या कैटलिस्ट है, सिर्फ हीट और कुछ कैटलिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर H2SO4 है, वो उसे फिर से ऐसे सोच सकते हैं कि ये ब्रेक हो रहा है एक SO3H में और दूसरी तरफ OH में। अब देखिए दोनों को कॉम्बाइन कीजिए तो H2SO4 ही हो जाता है। तो ये यहाँ से H निकल रहा है और यहाँ पर ये वाला जा रहा है, ठीक है। ये जो H निकला ये OH के संग कॉम्बाइन करके फिर से H2 और यहाँ पर SO3H ये अटैच हो गया पैरा पोजिशन, ये ऑर्थो पोजिशन है। इनका नाम हो गया 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और इनका नाम हो गया 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसलिए और ये प्रोडक्ट प्रोसेस का नाम है सल्फोनेशन। अब है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल मतलब वो एल्काइल जो हम जानते हैं ना, R जो CH3 भी हो सकता है, CH3CH2 भी हो सकता है, CH3CH2 ये सब एल्काइल है। तो वही एल्काइल से ये एल्काइलेशन आया है। यहाँ क्या हो रहा है, सेम है कि हमें CH3Cl एक एल्काइल हैलाइड मिला है, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं CH3 में और Cl माइनस में, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रहा है, H+ निकल रहा है और क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। अब ये H+ जो निकल रहा है ये इसके संग कॉम्बाइन हो जाता है। तो देखिए ये H+ और ये Cl- कॉम्बाइन होकर यहाँ पर हमें दे रहा है HCl और ये CH3 यहाँ अटैच होकर ये बन गया प्रोडक्ट हमारा। इसे हम क्या कहेंगे, ये 1 2 3 4, लेकिन रुकिए एक सेकंड, इनका नोमेनक्लेचर में थोड़ी गड़बड़ी है। ये 1 क्लोरो और ये 4 मिथाइल बेंजीन होगा और ये है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन और HCl। तो ये कौन सा ग्रुप यहाँ अटैच हुआ, एल्काइल ग्रुप, तो इसलिए इनका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि यहाँ पर हमें कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। इनका भी काम वही है कि ये C+ और CH3+ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और देखते हैं अब ये लास्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे एसाइल ग्रुप ऐड होता है। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप का नाम है एसाइल ग्रुप। कैसा होता है एसाइल ग्रुप, ऐसा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ एक लेग यहाँ पे फ्री है, यही वाले से ये यहाँ पे अटैच होगा। तो यहाँ से क्या निकल रहा है बाहर, H+ बाहर निकल रहा है और ये वाला बॉन्ड इसके संग जुड़ रहा है, इसे हम प्लस मार्क कर सकते हैं, ये यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये जब यहाँ जुड़ेगा तो देखिए कैसा दिखेगा, ये वाले बॉन्ड से, ये रेड कलर से जो मार्क कर रहा हूँ, इस बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ेंगे। तो ये जैसे ही जुड़ा COCH3, यही है COCH3 यहाँ जुड़ गया। यहाँ से जो H+ निकला था वो ये Cl जो यहाँ पर था ना, क्योंकि ये जब टूट रहा है तो ये दो चीज़ें बन रही है, एक ये बन रहा है और एक Cl- बन रहा है। तो ये H+ Cl- के सॉन्ग कंबाइन करके HCl, ये वाला यहाँ जुड़ा है तो पैरा पोजिशन में और जब यहाँ जुड़ेगा तो ऑर्थो पोजिशन में। इनका नाम है 4-क्लोरोएसीटोफेनॉन। अब एसीटोफेनॉन क्या होता है, ये वाले को एसीटोफेनॉन कहते हैं, CH3 ऐसा, ये हमारा एसीटोफेनॉन। ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये पोजीशन 4, तो इसलिए 4 पे क्लोरीन। तो अब देखिए ये वाले को 1 दूंगा, इसे 2, इसे 3, इसे 4, क्योंकि जब प्रायोरिटी देखता हूँ तो एसीटोफेनॉन का प्रायोरिटी कंपेयर टू हेलोजन ज़्यादा है। तो यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करूँगा 1 2 3 4। तो 4-क्लोरोएसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन में 4 नंबर पॉइंट पोजीशन पे क्लोरो लगे हैं और इनका नाम है, यहाँ से 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एसीटोफेनॉन में 2 नंबर पोजीशन पे क्लोरो लगा है, तो 2-क्लोरोएसीटोफेनॉन ये माइनर प्रोडक्ट है। तो हर समय हमारा पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर और ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है वो माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फिर उन 5 रिएक्शन के साथ हमारे हेलो एडिन्स के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे वो कंप्लीट होते हैं। उनमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
वो जो कैटलिस्ट है वो याद रखने हैं। ये वाले कैटलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कैटलिस्ट है, यहाँ पर ये कैटलिस्ट है, यहाँ हीट है, यहाँ पर फिर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेशन में, और फिर हैलोजिनेशन में एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद अब हम नए टॉपिक में आएंगे जिन जो है हैलोजन के रिएक्शंस विथ मेटल्स। लेकिन उसके पहले अभी हमने जो एक फाइन अंडरस्टैंडिंग ली थी कि हमारे हैलो एरिन्स में माइनस आई इफेक्ट भी देखा जा रहा है और प्लस आर इफेक्ट भी देखा जा रहा है। कहने का ये मतलब है कि रेजोनेंस के कारण, जिसे हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं, उसके कारण उनमें पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग फीचर्स आते हैं कि जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा या ऑर्थो पोजीशन में जाकर अटैच हो जाए, ये प्लस आर के कारण। ठीक है, और प्लस आर का ये भी मतलब है कि उस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल आकर उधर अटैक करेंगे। और माइनस आई इफेक्ट का ये मतलब है कि पूरे रिंग में से वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले रहे हैं, ताकि पूरा रिंग जो है कंपेयर टू हमारा बेंजिंग रिंग, जो हैलो एरिन्स की रिंग है, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं पार्शियली। तो दोनों इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो हमने पढ़ा था, उसी की बेसिस पे ये क्वेश्चन है कि ऑल्दो क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या मतलब है कि क्लोरीन एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है जो पूरे बेंजिंग रिंग में से, ऐसे यहाँ पर क्लोरीन ही लिखता हूँ, तो क्लोरीन है और ये हमारा पूरा बेंजिंग रिंग है। तो पूरे बेंजिंग रिंग में से क्लोरीन का काम है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेना, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्लोरीन में एक माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। येट ऐसा होने के बावजूद भी येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो माइनस आई इफेक्ट के कारण तो क्लोरीन इसे इलेक्ट्रॉन्स को तो बाहर निकाल ही लेता है, इसके बावजूद भी क्लोरीन में ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के होने वक्त वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट करते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसे वो कहते हैं कि आप जाकर ऑर्थो या पैरा पोजीशन में जाकर जुड़ जाओ। कब? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक तरफ वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ भी कर ले रहे हैं और दूसरे तरफ जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो उसे कह रहे हैं कि आप पैरा या ऑर्थो पोजीशन में जाकर जुड़ जाओ। ये दो बातें एक साथ तो मिल नहीं रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ से शुरू होता है। क्लोरीन शोज माइनस आई इफेक्ट, मतलब माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का इफेक्ट, एंड प्लस आर इफेक्ट मतलब रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को भेजने का इफेक्ट, मतलब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को वो पुश कर रहे हैं। हमने देखा ये रेजोनेंस के कारण ये खुद पॉजिटिव हो जाते थे। अभी देखिए यहाँ पर हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि वो रेजोनेंस के कारण खुद पॉजिटिव हो जाते थे। देखिए ये रेजोनेंस हो रहा है ना, वो खुद पॉजिटिव हो गए और रिंग के अंदर ये तीन पोजीशन में, ये ऑर्थो और ये पैरा और ये ऑर्थो, ये तीन पोजीशन में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को भेजा। तो इसे हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे रिंग के अंदर। साथ में माइनस आई इफेक्ट भी है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो ये पूरे बेंजिंग रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी कर ले रहे हैं और पूरे रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। दोनों हमने यहाँ पर देखा। तो यही बातें यहाँ पढ़ रहे हैं हम कि क्लोरीन shows minus I effect and plus R effect, that is it withdraws electron from the benzene ring through inductive effect and releases electron to the benzene ring through resonance effect। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution reaction। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान जो कार्बोकैटायन बन रहा था उससे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डीस्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन कब बन रहा था? जैसे कि जब भी ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? नेगेटिव साइड में। नेगेटिव साइड बनेगा कैसे? ये जो बॉन्ड पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों उठकर इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, कार्बन पे आ जाएंगे। तो हमारा ये वाला कार्बन नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला जो कार्बन है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस नेगेटिव वाले कार्बन पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल ने जाकर अटैक किया और इसके संग बॉन्ड बना लिया इन्होंने। वो नेगेटिव कार्बन का नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल किए, उन्होंने बॉन्ड बना लिया। और जब यहाँ से जब ये निकल रहा था तो ये कार्बन पॉजिटिव होगा, ये जो बॉन्ड जब यहाँ से निकल के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस कार्बन पे गए तो हमारा ये वाला कार्बन पॉजिटिव होगा और ये वाला कार्बन नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव कार्बन में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करके इसे बैलेंस कर दिया।
लेकिन ये वाले कार्बन पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, और इसके कारण ये कार्बोकैटायन बना है, और इस कार्बोकैटायन के चार्ज को और भी पॉजिटिव कौन कर दे रहा है, ये क्लोरीन, क्योंकि इनमें माइनस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इस प्लस को और भी प्लस कर दे रहा है, तो ये अनस्टेबल हो जा रहा है, डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, जो बीच में कार्बोकैटायन बन रहा है उसे डिस्टेबलाइज करता है। देखिए, क्लोरीन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन मेकिंग इट अनस्टेबल। इसमें ऐसा ही दिखाया गया है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है कार्बोकैटायन से और उसे अनस्टेबल बना रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रेजोनेंस में क्या हो रहा है। थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट द क्लोरीन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन एंड द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब रेजोनेंस इफेक्ट से क्लोरीन क्या करता है, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ तो कार्बोकैटायन बन रहा है, देखिए जैसे पहले बन रहा था वैसे यहाँ भी बन रहा है, लेकिन क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन नीचे भेजकर 3 पोजीशन को क्या करता है, नेगेटिव बना देता है, एक ये वाले पोजीशन को, एक ये वाले पोजीशन को, एक ये वाले पोजीशन को, 3 पोजीशन को नेगेटिव बना देता है। ठीक है ना, तो इसके कारण कार्बोकैटायन जो है स्टेबलाइज होता है। तो यही बातें यहाँ कही गई है कि द रेजोनेंस इफेक्ट, थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट क्लोरीन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन एंड द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन में ही ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, जो हमने पहले भी देखा था। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, क्लोरीन रिलीजेस इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बोकैटायन मेकिंग स्टेबल। तो ये जो क्लोरीन कार्बोकैटायन में अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, डबल बॉन्ड बना देता है यहाँ पर, तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है। तो एक तरफ माइनस आई इफेक्ट के कारण कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो रहा है, दूसरी तरफ प्लस आर इफेक्ट के कारण कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है, चाहे वो ऑर्थो में अटैक करे तब भी और चाहे वो पैरा में अटैक करे तब भी वो स्टेबल हो रहा है। देखिए, जब ये पैरा में अटैक करेगा तो ये रेजोनेंस होते होते ये जो कार्बोकैटायन है ये यहाँ पर आएंगे और फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजकर इसे बैलेंस करेगा। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कंक्लूजन पढ़ेंगे क्या है, द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द रेजोनेंस इफेक्ट एंड कॉजेज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल एंड दस कॉजेज नेट डीएक्टिवेशन। ठीक है ना, इसी के लिए हम कहते हैं कि नेट क्या हो रहा है, डीएक्टिवेशन हो रहा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डीएक्टिवेट करता है और रेजोनेंस इफेक्ट एक्टिवेट करता है या सपोर्ट करता है, लेकिन दोनों में से इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देयरफॉर हमारा नेट डीएक्टिवेशन हो रहा है। हाउएवर रेजोनेंस इफेक्ट अपोजेस द इंडक्टिव इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड मेक्स डीएक्टिवेशन लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। हालांकि जब माइनस आई इफेक्ट है डीएक्टिवेशन तो हर जगह हो रही है, लेकिन रेजोनेंस कहाँ कहाँ ज़्यादा काम करता है या कहाँ कहाँ काम करता है, रेजोनेंस सिर्फ 3 जगह काम करता है, ये वाले ऑर्थो पोजिशन और ये पैरा पोजिशन में। देयरफॉर ऑर्थो और पैरा पोजिशन का जो डीएक्टिवेशन है बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, वो रेजोनेंस के कारण प्लस आर इफेक्ट के कारण बहुत हद तक बैलेंस हो जा रहा है या डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, हेंस मेक्स डीएक्टिवेशन लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो और पैरा पोजिशन में डीएक्टिवेशन कम कर देता है। यही कारण है कि ऑर्थो पैरा पोजिशन में रिएक्टिविटी कंपेटिवली ज़्यादा है। रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ कहना चाह रहा है कि रिएक्टिविटी हो ज़्यादा है कि कम है वो डिपेंड करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, और जो इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ने वाले हैं हमारे बेंजीन रिंग के साथ, उनका पोजीशन डिपेंड करेगा रेजोनेंस के ऊपर, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन में ही नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आकर जो खुद पॉजिटिव होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, वो आकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही जुड़ेंगे। तो ओरिएंटेशन डिफाइन करता है रेजोनेंस और रिएक्टिविटी डिफाइन करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके साथ हमने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट किया। नेक्स्ट यहाँ पर है हेलो एडिन्स के रिएक्शन विथ मेटल्स। तो यहाँ पर हमें दो ही रिएक्शन देखने हैं, ज़्यादा नहीं है। एक का नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। यहाँ पर एक एराइल हैलाइड है या आप कह सकते हैं हेलो एलिन, और दूसरी तरफ हेलो एल्कीन है या कह सकते हैं एल्काइल हैलाइड। अब इन दोनों को जोड़ना है। नॉर्मल वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, दोनों तरफ ही हमारा एल्काइल हैलाइड होते थे। यहाँ भी एक ई से अगर छोड़ दूँ तो यहाँ भी एक एल्काइल हैलाइड होता था ऐसे RX, और यहाँ भी RX। फिर यहाँ से ऐसे करके इतना हम अलग से हटा देते थे 2NaX, और फिर ये R को जोड़ के ऐसे R बनाते थे। यहाँ पर अगर
2 कार्बन वाला R है, 2 कार्बन वाला R है, तो यहाँ 4 कार्बन वाला एल्केन ग्रुप बनता था, एल्केन, है ना। तो अगर यहाँ पर था हमारा इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ था इथाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ हमें ब्यूटेन मिल जाएगा, ऐसा हो रहा था। उसे कहते थे वुड्स रिएक्शन। ये है वुड्स फिटिक रिएक्शन। यहाँ पर एक साइड तो एल्काइल हैलाइड है, दूसरे साइड एराइल हैलाइड है, ये वाला एराइल हैलाइड। देखिए ऐसा होता है एराइल हैलाइड। तो ये हमारा एराइल हैलाइड जिसे हेलोएरिन्स भी कहते हैं, ये है। अब इनमें भी वैसा ही सिमिलर रिएक्शन होने वाला है कि यहाँ से एक X, या ये 2A और ये वाला X, ये सब मिलकर एक साथ 2NaX बनाएंगे, वेयर X स्टैंड्स फॉर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। बाकी ये और ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो देखिए ये हमारा बेंजीन रिंग और ये हमारा एल्काइल ग्रुप दोनों एक साथ जुड़ गए, तो इनका नाम हो गया एल्काइल एरीन। ये एरीन है और ये एल्काइल है, तो एल्काइल एरीन, ठीक है ना। ये हमारा एरीन है, ये हमारा एल्काइल है, तो इनका नाम हो गया एल्काइल एरीन, ठीक है। ये एक बन रहा है। कंडीशन क्या है? ड्राई ईथर, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम हमारा मेटल है यहाँ पर। दूसरे तरफ है सिर्फ फिटिक रिएक्शन। इनका नाम था वुड्स फिटिक क्योंकि इसमें एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड था। सिर्फ अगर एल्काइल हैलाइड रहते दोनों तो उनका नाम था वुड्स। दोनों अगर एराइल हैलाइड रहेंगे तो उनका नाम होगा फिटिक। जैसे यहाँ देखिए दोनों ही हमारे एराइल हैलाइड है तो इनका नाम है फिटिक रिएक्शन, और जब एक एराइल हैलाइड एक एल्काइल हैलाइड है तो इनका नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। इजी है ना समझने में, ओके। तो वुड्स रिएक्शन दोनों एल्काइल हैलाइड, फिटिक रिएक्शन दोनों एराइल हैलाइड, वुड्स फिटिक रिएक्शन एक एराइल हैलाइड एक एल्काइल हैलाइड, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं, इस x को, इस 2a को और ये वाले x को, 2na को और ये x को सब मिलाकर 2nax, और ये वाले एक दूसरे से कॉम्बाइन हो जाएंगे तो ये हो गया डाईफिनाइल। ये एक फिनाइल ग्रुप, ये एक फिनाइल ग्रुप, दोनों जुड़ के डाईफिनाइल। कंडीशन क्या है? ड्राई ईथर एज यूजुअल। तो एराइल हैलाइड्स ऑल्सो एनालॉगसली make compound which treated with sodium in dry ether in which 2 aryl groups are joined together and it is called phytic reaction। तो ये हो गया हमारा मेटल का रिएक्शन इन हेलोएरिन्स, खत्म। अब थोड़े क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस में थोड़े कंसेप्ट को और शार्प कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग पेयर विच एल्काइल हैलाइड अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की बात करें, SN2 रिएक्शन कौन सा एल्काइल हैलाइड फास्ट होगा, कौन से में SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। तो SN2 रिएक्शन के अगर मैं देखूं तो ये किस टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड में फास्ट होता है। SN2 रिएक्शन अगर आपको याद हो तो ये मिथाइल में सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, उसके बाद 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में, ऐसे इनका ऑर्डर है, ठीक है, SN2 रिएक्शन का। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 1 और 2 में कौन सा डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड है। तो ये वाला हमारा कार्बन है जो ब्रोमीन से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर ही फोकस करना है, ये वाले कार्बन पे जो ब्रोमीन से कनेक्टेड है। तो ये कौन सा डिग्री कार्बन है आप कैसे समझेंगे? अगर यहाँ से समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए कि ये हमारा रेड वाला कार्बन है, ठीक है। ये रेड कार्बन किससे किससे कनेक्टेड है? एक Br से कनेक्टेड है, फिर 2 H से कनेक्टेड है और फिर एक C से कनेक्टेड है, जो फिर और 3 C से कनेक्टेड है, ऐसा। ये CH3, ये CH2 और ये CH2। तो इसको मैंने ऐसे बनाया। अब आप देखिए कितना डिग्री है। एक कार्बन जो ब्रोमीन वाला कार्बन है, हैलोजन वाला कार्बन है, वो इन टर्न दूसरे एक कार्बन से सिर्फ कनेक्टेड है। देयरफॉर ये वाला जो है हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा तो ये वाला कार्बन जो मेन कार्बन है हमारा सेंट्रल कार्बन, ये कितने और कार्बन से कनेक्टेड है? तो ये 2 कार्बन से और एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है अपार्ट फ्रॉम ब्रोमीन। देखिए एक हाइड्रोजन तो ये है और फिर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। इसे भी अगर मैं थोड़ा डिटेल में लिख दूँ, 1-2 लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। तो ऐसा है, एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ CH2 CH3, यही है। इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये और ये वाला रेड वाला कार्बन ये वाला कार्बन है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये रेड कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन से। तो इनका डिग्री क्या हुआ? इनका डिग्री है 2 डिग्री। अब रिएक्टिविटी में 2 डिग्री पीछे है और 1 डिग्री ज़्यादा फास्ट है, तो इसमें फास्ट होगा ये वाला। देखिए आंसर क्या लिखा है,
ए अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन। ये ए जो है मतलब ये वाला, सॉरी यहाँ पर ए लिखा है, ये मैंने क्वेश्चन में ही मार्क कर दिया, ये है आंसर। ये ए जो है ये फास्टर SN2 रिएक्शन होगा इनमें। लिटरेचर क्या कह रहा है, ए इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड बी इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, वी नो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन इज ऐसा कि सबसे ज़्यादा फास्ट होता है 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब वही है जो भीड़ में बात कर रहा था ना, SN2 रिएक्शन क्या है, 1 स्टेप में होता है। तो ऐसे होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन लगा है, पीछे से उनको आना है, अटैच होना है, और ये डॉट डॉट बनाकर बाहर चले जाएंगे, ये पीछे से आएंगे। अगर यहाँ बड़ा बड़ा ग्रुप रहेगा तो इन्हें अटैक करने में मुश्किल होगी, और अगर छोटे छोटे रहेंगे, सब हाइड्रोजन रहेंगे, तो बहुत आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो ये जो अटैक करने में मुश्किल होती है ना इस भीड़ के कारण, उसे ही हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ स्टेरिक नेचर, मतलब इनका स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर हिंड्रेंस होता है, तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। ये है टेक्निकल टर्म इस भीड़ का। ठीक है, तो इसलिए SN2 रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री में ज़्यादा आसानी से होगा, 2 डिग्री में थोड़े डिफ़िकल्ट में होगा। फिर से इनके बीच में कंपेयर करना है कि कौन सा में SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, तो पहले हम डिग्री ही निकालते हैं। अब आप डिग्री खुद से निकालिए बिना स्ट्रक्चर बनाए। तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री। यहाँ पर देखूँ तो ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हमारा 3 डिग्री। कौन सा ज़्यादा फास्ट होगा, 2 डिग्री ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगा। बस वही बातें लिखी है कि यहाँ पर भी ऑप्शन ए अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन देन ऑप्शन बी। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है। इन दोनों के बीच में देखते हैं। अब देखिए पहले ये कौन सा डिग्री है, तो यहाँ पर हमारा ये ब्रोमीन है, इसे थोड़ा ड्रॉ कर ही लेता हूँ इजी समझने के लिए कि ये वाले कार्बन जो है ये वो रेड कार्बन है जिसके संग ब्रोमीन कनेक्टेड है। इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो एक तरफ तो ब्रोमीन कनेक्टेड है और इस कार्बन के संग 2 हाइड्रोजन भी है ऊपर नीचे, और फिर यहाँ से यहाँ जो पूरा है ये पूरा ग्रुप भी इस कार्बन के संग कनेक्टेड है ऐसा। तो यहाँ पर मैं CH2, फिर यहाँ पर CH, यहाँ पर एक छोटा सा CH3 और साइड में एक CH3, ऐसा मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब और ये हमारा वो रेड वाला कार्बन है। अब जब फोकस करें तो कौन सा डिग्री कार्बन है, ये रेड कार्बन से सिर्फ एक कार्बन ही अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री है, नो डाउट। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी देखते हैं। ये वाला कार्बन हमारा रेड, सॉरी नहीं, ये वाला कार्बन हमारा वो रेड वाला कार्बन है जिसके संग ब्रोमीन अटैच्ड है। तो इस कार्बन को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो इस कार्बन के संग सबसे पहले ब्रोमीन, फिर ये 2 हाइड्रोजन ऊपर और नीचे, और फिर एक CH, इस CH के संग एक CH3 और दूसरे तरफ CH2 और फिर CH3। ठीक है ना, ऐसे ही है, यहाँ कनेक्टेड है। यहाँ पर भी ये रेड वाला ये है। अब ये इसकी अगर डिग्री निकाले तो ये रेड वाले कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, तो ये भी 1 डिग्री। तो अब क्या करें, दोनों ही 1 डिग्री आ गया, तो फिर ज़्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन किस में होगा। तो इसका यही जवाब है ना कि SN2 रिएक्शन फास्ट क्यों होता था 1 डिग्री में ज़्यादा फास्ट कंपेयर टू 2 डिग्री, क्योंकि जब वो अटैक करने जा रहा है तो उसे जगह ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो आसानी से अटैक करता है पीछे से, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ठीक इस कार्बन के नज़दीक देखेंगे तो यहाँ कार्बन के नज़दीक भीड़ ज़्यादा है ना। यहाँ पर इतना बड़ा ये ग्रुप भी है, साथ में ये ब्रांच भी लगा है 6 इस कार्बन के नज़दीक, और यहाँ पर भी ब्रांच लगा है लेकिन इस कार्बन से, रेड वाले कार्बन से काफ़ी दूर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जिसे आकर अटैक करना है उसे तो इस कार्बन पे अटैक करना है ना। तो इस कार्बन के आसपास जितने, मतलब जो नज़दीक का जगह है वो जितना खाली रहेगा उतने आसानी से अटैक होगा। तो ब्रांच भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रांच है लेकिन जस्ट कार्बन के नज़दीक है, और यहाँ पे जो ब्रांच है वो इस कार्बन से दूर है, देयरफॉर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत से होगा, यहाँ आसानी से होगा। तो यहाँ भी देखिए A इज़ मोर फास्ट टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन कंपेयर टू B। लिटरेचर पढ़ते हैं। हेयर बोथ A एंड B आर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बट इन B, मतलब ये वाले में मिथाइल ग्रुप जो CH3 है इज़ प्रेजेंट नियरर टू दी अल्काइल, नियर टू दी हैलोजन ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप इस हैलोजन ग्रुप के नज़दीक है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ CH3 ग्रुप नियर दी हैलाइड ग्रुप increases the steric hindrance and decreases the reactivity. So A is more reactive
कंपेयर टू बी। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब ये देखते हैं, यहाँ पर हमें कह रहे हैं इन दी फॉलोइंग पेयर विच एल्काइल हैलाइड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन किस में फास्ट होगा? तो SN1 रिएक्शन का हमें ऑर्डर पता है, थर्ड डिग्री में सबसे फास्ट है, फिर सेकेंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री और फिर मिथाइल हैलाइड, इसमें सबसे स्लो। ये हमारा SN1 रिएक्शन। तो देखिए ये कौन सा डिग्री है, ये अगर कार्बन को मैं एज्यूम करूँ तो ये कार्बन, फिर इन टर्न यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ऐसा लाइन टर्न कर छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन है, वो सारे कार्बन H3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये फिर हमारा हो गया थर्ड डिग्री कार्बन, क्योंकि ये जो सेंटर कार्बन है ये वाला रेड वाला, ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन एक ब्रोमीन से कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पर एक, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ये तो लाइन डायग्राम है, आपको पता होगा। तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये जो सेंटर में कार्बन है रेड वाला, ये इधर पे एक कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ एक कार्बन से कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पे बीच में क्या है, कुछ नहीं दिया है, मतलब एक हाइड्रोजन होगा यहाँ। तो ऐसे इनका स्ट्रक्चर, ये रेड वाले कार्बन का एक क्लोरीन लगा है, एक हाइड्रोजन, और एक साइड में कार्बन और कार्बन, एक साइड में कार्बन कार्बन। तो ये रेड कार्बन इन खुद से कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए जो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, बी जो है वो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। नाउ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स फास्टर देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा फास्टर करेगा। तो SN1 रिएक्शन में ये फास्ट होगा, क्योंकि देखिए SN3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री, कंपेयर टू 1 डिग्री, कंपेयर टू मिथाइल हैलाइड इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। और SN2 में जस्ट इसका रिवर्स होता है, ये हमने पहले ही देखा है। यहाँ भी कंसीडर कर लेते हैं कि कैसे, कौन सा कितना डिग्री है और क्या है। तो ये वाले कार्बन हमारा फोकस का है, इस कार्बन के इधर एक कार्बन लगा है और इधर पे एक कार्बन है, और ये पूरा इतना कुछ है, सब कार्बन ही है। तो और इसमें और एक हाइड्रोजन होगा, तभी ये जो सेंटर कार्बन है जिसे रेड से मार्क किया गया है, वो देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, मतलब 2 कार्बन से कनेक्टेड है। देयरफॉर ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये वाला कार्बन है, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। यहाँ पर हमारा रेड वाला कार्बन जो है यही एल्काइल से कनेक्टेड है। ये इधर एक कार्बन से यहाँ कनेक्टेड है, एक तरफ Cl से कनेक्टेड है, क्लोरीन से, तो फिर 2 और बॉन्ड बना सकता है। तो ये 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, जो हम दिखाते नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो अब ये रेड वाला कार्बन जो है कितने कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ एक ब्लू कार्बन से कनेक्टेड है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। स्टेबिलिटी के मामले में 2 डिग्री इज बेटर देन 1 डिग्री, तो रिएक्टिविटी भी 2 डिग्री का ज़्यादा होगा कंपेयर टू 1 डिग्री। देयरफॉर 1 इज़ फास्टर, या मतलब A इज़ फास्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर था। यहाँ पर जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 1 2 3 सेट ऑफ रिएक्शंस दिया है, जिनमें कुछ रिएक्शंस गैप कर दिया है, दिया नहीं गया। यहाँ पर आपको कहना है कि ये क्या प्रोडक्ट होगा, इनको आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये एक रिंग है, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, ये एक जस्ट साइक्लोहेक्सेन है जिनके संग ब्रोमीन कनेक्टेड है। अब ये मेटलिक मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। हमें मिलेगा गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट में क्या होता है, ये R और X दोनों के बीच में हमारा Mg चला आता है। तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा। ये Br है, सॉरी ये तो R था हमारा, तो इसके बीच में Mg आ जाएगा और फिर Br, ऐसा ये होगा गिगनार्ड रिएजेंट का प्रोडक्ट जो है A है। इसे अगर वाटर के संग रिएक्ट किया जाए तो ये वाटर का 2 पार्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन और OH। ये OH जो है ये MgBr के बीच में चलाता है, MgOH Br ऐसे, और ये जो H है ये पूरे यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऐसा H, ये। तो ये हमारा जो B है, ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये जो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा B है, और ये A जो है ये हमारा A है,
ठीक है, कहाँ से आया, ये गिगनार्ड रिएजेंट जो हमने पढ़ा था उससे हमने ये रिएक्शन को बनाया। यहाँ पर R निकालना है, उसके पहले RBr ये दोनों कॉम्बाइन करेंगे Mg के साथ, तो क्या होगा यहाँ बीच में क्या चलाएगा, Mg चलाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा वो, और फिर तो यहाँ पे हमें मिलेगा RMgBr गिगनार्ड रिएजेंट ड्राई एसीटोन ड्राई ईथर के साथ। अब ये जब वाटर के संग कॉम्बाइन करते हैं तो क्या होता है, RH मिलता है, यहाँ पर H हो जाता है, और अच्छा यहाँ पर वाटर की जगह ये दिया गया है D2O, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, एक साइड D है, जस्ट H2O की जगह D2O, तो D समझेंगे, हाँ H को D समझेंगे तो यहाँ एक तरफ D और दूसरी तरफ OD, ठीक है ना, तो ये जो OD है वो MgBr के बीच में आ जाएगा, MgODBr ऐसा आ गया, और ये जो H है ये R के साथ जुड़ जाएगा, तो RH हो जाएगा, सॉरी RD हो जाएगा, है ना। अब ये RD यहाँ दिया गया है, ये है हमारा RD, तो ये है हमारा R, है ना। यहाँ पर हमारा क्या होगा, R के संग MgBr कनेक्टेड करना है, तो ये R के संग यहाँ D हटाकर हम MgBr डालेंगे, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ तो CH3 CH3 साथ में यहाँ पे R के D के जगह, यहाँ सॉरी R के जगह ये पूरा है मैंने लिख दिया, और MgBr लिखना है, MgBr, ये है हमारा प्रोडक्ट C, यहाँ से यहाँ इतना प्रोडक्ट C। अब यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करना है, R ये जो Mg है सिर्फ ये हटा देना है, तो हमें RBr मिल जाता है ना। तो यहाँ पर ये इसका Mg हटा दूंगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, तो इसे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ कैसे होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर Mg हटाकर सिर्फ Br, तो यहाँ Mg हटाकर सिर्फ Br हो गया, ये हमारा R, या R को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा R है, ओके। तो इस टाइप से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमने R और C दोनों को आइडेंटिफाई किया है ऐसे। यहाँ पर देखिए क्या है, ये R-X इनका ड्राई ईथर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और सोडियम, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, ये R- मतलब R- बॉन्ड R, तो ऐसा क्या करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, +2Na + XR, तो यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा हटा देते हैं, तो ये दोनों जुड़कर R- बनता है, वही R- यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो इसे अगर हाफ करेंगे तो ये है हमारा R, इतना सा, देखिए इधर और इधर दोनों सेम है, R-R, तो ये R है, यही R को X के संग कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर ये वाला R- मिल जाएगा, ठीक है ना। ये समझिए R- सबको R- कर देते हैं, R- इसी के लिए लिखा गया, यहाँ पर एक R आ चुका है इसलिए R- लिख रहे हैं, नहीं तो और कोई बात नहीं था, ठीक है ना। तो उस नज़रिए से अगर देखें तो ये हमारा R क्या होगा, ये वाली इतनी चीज़ें यहाँ पर R होगी, तो उसे हम लिख देते हैं ऐसे, ये हमारा R होगा CH3, साथ में CH3 यहाँ भी, और CH3 यहाँ भी, और यहाँ पे हमारा X ऐसे कनेक्टेड है। ये बीच में जो कुछ नहीं लिखा है ना, ये अलग से क्रॉस, ये हमारा एक कार्बन है यहाँ पर जो 4 चीज़ों से कनेक्टेड है, ठीक है, ये कार्बन है बीच में, वो 4 चीज़ों से कनेक्टेड है, ओके। तो ये हमारा R हो गया यहाँ पर। अब इस R में अगर ये पूरे चीज़ में अगर Mg को मिलाया जाए, मतलब कि हमें ड्राई ईथर के साथ ये कर रहे हैं, तो गिगनार्ड रिएजेंट बनेगा। गिगनार्ड रिएजेंट में होता क्या है, जस्ट ये X के और R, ये C और X के बीच में जो बॉन्ड है उसके बीच में Mg चला आता है, तो यहाँ पर ऐसे ही होगा, हमारा जो बॉन्ड है यहाँ पर MgX लिखना होगा बस, और बाकी ये CH3 ऐसे ही, यहाँ भी CH3 ऐसे, और यहाँ भी CH3 ऐसे, ये हमारा D हो गया, ओके। और E में क्या होगा, वाटर से जब ऐड कर रहे हैं तो वाटर का 2 पार्ट होगा, एक है H, एक OH,
OH चलाता है Mg और X के बीच में, MgOH X, नहीं दिख रहा है बिल्कुल, फिर से लिखते हैं MgOH X। ये हो गया हमारा एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा, ये H जो है ये पूरे इसको रिप्लेस करके यहाँ पर H जुड़ जाएगा। तो H जुड़ने पे कैसा दिखेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। तो ये जो E है ये हमारा ये वाला, ये जो D है ये हमारा ये वाला, और ये जो R है, R हमारा ये वाला, इतना, ठीक है ना। बस यही चीज़ें यहाँ पर हमने जो आइडेंटिफाई करने को कहा था, A, B, R, C, यहाँ पर R', D और E, ये सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए ऐसे ही यहाँ पर रिएक्शन दिया गया। फिर ये हमारा A है, मार्क भी किया गया है A। ये हमारा B है, इसी भी मार्क किया गया है। ये हमारा R है, ये हमारा C है, ओके। यहाँ पर हमारा ये वाला R' है, ये वाला हमारा D है और ये हमारा E है। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा था वही यहाँ पर भी है, सेम सेम, ओके। इस टाइप के रिएक्शंस तो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स के जैसा। अब हम इसके बाद पॉली हैलोजिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं और इसके साथ अपने चैप्टर को एंड करेंगे। पॉली हैलोजिनेशन कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से अधिक हैलोजन रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं, 5 या 6 वैरायटी पढ़ेंगे कंपाउंड्स के। सबसे पहला अभी हम पढ़ रहे हैं मिथिलीन क्लोराइड। तो जो मीथेन होता है इसमें 4 हाइड्रोजन लगे रहते हैं। 2 हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम क्लोरीन लगा दें, 2 हाइड्रोजन को अगर हटा के हम क्लोरीन लगा दें तो ये हो गया हमारा डाइक्लोरोमीथेन। इनका IUPAC नेम है डाइक्लोरोमीथेन और कॉमन नेम है मिथिलीन क्लोराइड। ये देखने में ऐसा है, 2 देखिए क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, और ये ट्राइपॉड है। तो ट्राइपॉड का ये मेन बॉडी है, 3 पाँव है इनका, और एक इनका हेड है। तो ट्राइपॉड के 3 लेग, 1 हेड। ये हमारा कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखा हुआ है CH2Cl2, ये भी पता है। इनके यूजेस देख लेते हैं। अब आपको याद यही रखना है, इनका फॉर्मूला, इनका IUPAC नेम और इनके यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट। बस 2-4 बार रिवाइज करने से आपको ये याद हो जाएंगे। ये फिल इन दी ब्लैंक्स, टेबल, मैच दी फॉलोइंग, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये बिल्कुल आ सकते हैं। तो देखिए, इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट, इट इज़ पेंट रिमूवर, प्रोपेलेंट इन एरोसॉल। एरोसॉल क्या होते हैं, जो आपको पहले डिओड्रेंट का बॉटल पता था ना, ऐसा होता था कि अगर इस पर स्प्रे दबा के रखे तो ऐसे निकलता ही रहता था स्प्रे, ऐसे पूरा स्प्रे निकलता रहता है, ठीक है। जब तक इसे दबा कर रखेंगे तब तक स्प्रे निकलता ही रहेगा। ऐसे बॉटल्स को कहते हैं एरोसॉल। ये होता कैसा है, इसके अंदर कोई एक रिएजेंट होता है जिसे डालकर इसमें प्रेशर बढ़ाया जाता है। तो वो प्रेशर बढ़ाने के लिए CCl2H2 ये वाले को हम यूज करते हैं। ऐसे लिखना चाहिए था, CH2Cl2, इसे हम यूज करते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रोपेलेंट इन एयरसॉल। ये प्रोपेलेंट है, जो है तो इसमें सेंट, लेकिन सेंट को फोर्सफुली बाहर कौन निकाल रहा है, वो ये प्रोपेलेंट निकालता है, जो एरोसॉल के बॉटल में सील रहता है, जिससे हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो वो एरोसॉल में प्रोपेलेंट के जैसा यूज होता है। फिर दी प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चर में भी इनका यूज है, डाइक्लोरोमीथेन का, और क्लीनिंग, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट की जैसे भी ये यूजेस हैं इनके, ये हमने पढ़ा। और हार्मफुल इफेक्ट्स है, देखिए, स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, सुनने और देखने की शक्ति को थोड़ा इफेक्ट करता है। डेजीनेस, नोसिया, टिंगलिंग एंड नमनेस इन फिंगर्स एंड टोज, डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेडनेस व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद स्किन, और डैमेज कॉर्निया व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद आइज। आँखों के कॉन्टैक्ट में आने पे कॉर्निया को डैमेज करते हैं, स्किन के कॉन्टैक्ट में आने में रेडनेस,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। डेजीनेस, नोसिया, टिंगलिंग इफेक्ट, मतलब जो पाँव में ऐसा लगेगा, हाथों में ऐसा लगेगा कि कुछ निडल टाइप का कुछ इसमें हिट कर रहा है, तो जैसा पेन होता है वैसा आपको एक फीलिंग सेंसेशन होगा। नमनेस मतलब सेंस नहीं रहेगा उसमें, आपको सेंस नहीं आता है, टच करने पे महसूस नहीं होगा। और हियरिंग एंड विजन इम्पेयर्ड, ये सारे इनके हार्मफुल इफेक्ट है। इसके बाद है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का दूसरा आईयूपीएसी नेम है ट्राइक्लोरोमीथेन। सीधी सी बात है, वहाँ पर 2 क्लोरीन को हटाया था हमने मीथेन से, और यहाँ 3 क्लोरीन को हटा देंगे मीथेन से। तो देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन सॉरी 2 हाइड्रोजन को हटाया था मीथेन से और क्लोरीन लगाए थे हमने, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगाएंगे। तो ये 3 क्लोरीन हमने लगा दिया, 1 हाइड्रोजन रह गया। देखिए यही दोनों डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं। यहाँ पर 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन, इनका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। ओके, इनकी यूजेस सॉल्वेंट फॉर फैट, एल्कोलॉइड्स एंड आयोडीन, प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन्स, रेफ्रिजरेंट, यूज्ड एज गैस इन एसी एंड फ्रीज। तो एसी और फ्रीज में जो गैस होता है, यूज होता है कंप्रेसर के अंदर, उसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, और वो फ्रीऑन से तैयार होता है। वो गैस जो है वो फ्रीऑन है, और इस फ्रीऑन को बनाने के लिए हमें क्लोरोफॉर्म की यूज़ करनी पड़ती है। मतलब कि एसी और रेफ्रिजरेटर के अंदर, कंप्रेसर के अंदर जो गैस है वो फ्रीऑन गैस है, और इस फ्रीऑन गैस को बनाने के लिए हमें क्लोरोफॉर्म यूज़ करना पड़ता है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अच्छा, क्लोरोफॉर्म का और इफेक्ट एक यूज है कि वो एनेस्थीसिया के जैसे यूज होता था पहले इन दी सर्जरी, लेकिन अब हम उसे यूज़ नहीं करते। और हार्मफुल इफेक्ट है डिप्रेशन इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो थोड़ा कमज़ोर कर देता है। ब्रीथिंग ऑफ 900 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉर शॉर्ट टाइम कॉजेज डेजीनेस, फैटिक एंड हेडेक। क्लोरोफॉर्म इज स्लाइटली इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरोफॉर्म को अगर आप खोल कर हवा में रख देंगे क्लोरोफॉर्म को, तो ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा, एयर में मिलेगा और एक पॉइजनस गैस बनाएगा जिनका नाम है फॉस्जेन। ओके, इसलिए हम कभी भी क्लोरोफॉर्म को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट खोलकर नहीं रखते। क्लोरोफॉर्म को हमेशा कंप्लीटली फिल्ड करके एक डार्क बॉटल में रखते हैं। कंप्लीटली फिल इसलिए करते हैं कि अगर वो पूरा भरा रहेगा तो एयर नहीं रहेगा उसके अंदर, और एयर नहीं रहेगा तो फिर वो फॉस्जेन नाम का पॉइजनस गैस भी नहीं बना पाएगा। डार्क में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो फॉस्जेन बनने की प्रोसेस है ये लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होता है। तो आप देखिए, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बोनिल क्लोराइड, जिनको पॉपुलरली हम फॉस्जेन भी कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड को। इनका देखिए कैसे ये क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव COCl2 एंड HCl। तो ये COCl2 है, इसे ही हम कार्बोनिल क्लोराइड और पॉपुलरली फॉस्जेन कहते हैं। ये बहुत डेंजरस गैस है, पॉइजनस है। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है? दिस इज वाई वी नेवर कीप क्लोरोफॉर्म इन ओपन एयर। इट इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क बॉटल कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। ओके, एंड क्रोनिक एक्सपोजर, अगर बहुत देर तक क्लोरोफॉर्म का एक्सपोजर रहा तो हमारे लीवर और किडनी को ये डैमेज करते हैं। अब आयोडोफॉर्म को देखते हैं। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में इतना ही डिफरेंस है कि क्लोरीन की जगह आयोडीन होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे कार्बन के संग 3 आयोडीन के एटम और 1 हाइड्रोजन के एटम कनेक्टेड है। तो हमारा क्लोरोफॉर्म था CHCl3, ये है CHI3। इनका नाम है ट्राई आयोडो मीथेन। ये भी एंटीसेप्टिक के जैसे यूज होते थे अर्लियर डेज में, और डिसइंफेक्टेंट पाउडर या ड्रेसिंग में यूज होते थे। तो कहीं पे इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए किसी जख्म के ऊपर हम इनको छिड़क कर उन पर ड्रेसिंग करके रखते थे, इस ट्राई आयोडो मीथेन का या आयोडोफॉर्म का। और ये एंटीसेप्टिक के जैसे भी काम होते थे। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट अब इनका क्या है कि वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन इज हैजर्डस टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए ये नुकसानदेह है, और साथ में हाई एक्सपोजर इंड्यूसेस नोसिया एंड डेजीनेस। ठीक है, हार्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, किडनी, लीवर एंड कॉजेज डिप्रेशन। ये इनके सब हार्मफुल इफेक्ट है। अब 3 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया था क्लोरीन से, तो कहा हमने क्या बना वो क्लोरोफॉर्म।
अगर चारों क्लोरीन को हाइड्रोजन को ही मैं क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जैसा भी काम आता है। CCl4 आपने सुना होगा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का IUPAC नेम है टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, 4 क्लोरीन वाला मीथेन। ओके, इनके यूजेस मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट, ठीक है, फिर से वो रेफ्रिजरेंट और प्रोपेलेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC वही है जो हमारे रेफ्रिजरेंट या प्रोपेलेंट के अंदर एज अ गैस यूज होते हैं। और फिर क्लीनिंग एजेंट, डिग्रीजिंग एजेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए भी, और ग्रीस हटाने के लिए डीग्रीसिंग, तो ग्रीसी कोई भी एलिमेंट पे ग्रीस लगा है उसके ग्रीस को हटाने के लिए या क्लीनिंग करने के लिए भी हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है, उसका यूज करते हैं। इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। एक्सपोजर कॉजेज लीवर कैंसर, देखिए, फिर डेजीनेस, लाइट हेडनेस, नोसिया एंड वॉमिटिंग। लाइट हेडनेस मतलब आपको थोड़ा ये समझने में प्रॉब्लम होगा, अंडरस्टैंडिंग या डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो जाती है। परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल, इनका भी परमानेंट डैमेज। एक्सट्रीम केसेस में लीड्स टू स्टूपर मतलब वही हुआ कि आपका अनकॉन्शियसनेस होने के थोड़ा पहले का स्टेज, आप पूरे अनकॉन्शियस नहीं हुए हैं और कॉन्शियस भी नहीं है, तो ये स्टूपर, कोमा में जा सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, बिल्कुल बेहोश, या डेथ भी हो सकता है। एंड मेक्स हार्ट बीट इरेगुलर और स्टॉप, ये भी एक बहुत ख़राब फीचर है इसका CCl4 का। आँखों के संग आए तो इसमें इरिटेशन क्रिएट करता है। व्हेन रिलीज्ड इन एयर इट राइजेस टू एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट्स ओजोन लेयर, तो जब ये एटमॉस्फेयर में मिल जाता है हमारा CCl4, तो वो ओजोन के संग मिलकर इस ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है, इसे भी खर्च कर देता है, इसे भी रिएक्ट करके ओजोन को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो जब अगर ऐसा हुआ तो इससे क्या होगा, हमारा इंक्रीज इन UV रे एक्सपोजर होगा ऑन दी सरफेस, जो हम पृथ्वी पे रह रहे हैं उनके, तो इससे स्किन कैंसर है, आँखों की प्रॉब्लम और वीक इम्यून सिस्टम, ये सारी चीज़ें होती है। ओके, फिर एक कंपाउंड है जिनका नाम है फ्रियॉन्स, जो हमने पढ़ा फ्रियॉन्स मतलब कुछ नहीं, CFC मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन मिले हैं अलग अलग कॉम्पोजिशन में, वो सारे को हम CFC कहते हैं। ये मेनली क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ मीथेन या इथेन होता है जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन मिले रहते हैं एक साथ, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रियॉन्स, ठीक। अब फ्रियॉन्स का जो सबसे इस पे जो कॉमन वेराइटी है वो ये वाला है, CCl2F2, मतलब कि 2 कार्बन है, एक कार्बन के संग 2 फ्लोरीन लगा है और 2 क्लोरीन लगा है, ठीक है। तो इसे डाईफ्लोरो मीथेन भी कह सकते हैं। ओके, इनका नाम है फ्रियॉन 12, ये सबसे कॉमन फ्रियॉन है। ऐसे फ्रियॉन क्या होता है, यहाँ लिखा है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जिनमें मीथेन और इथेन होता है। मीथेन और इथेन मतलब 2 सिंगल कार्बन वाले या 2 कार्बन वाले जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होंगे उसे हम फ्रियॉन कहते हैं। फ्रियॉन के बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं, उनमें से जो ये CCl2F2 है इसे फ्रियॉन 12 कहते हैं और ये सबसे कॉमन है, इंडस्ट्री में इनका यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन, मतलब CCl4, ये बनाने में इनका यूज होता है। ओके, बाय स्वार्ट्स रिएक्शन भी अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। ओके, और ये एक्सट्रीमली स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरेसिव है एंड ईजिली लिक्विफाइएबल गैस, क्योंकि इसे ईजिली लिक्विडफाई कर सकते हैं हम लोग, इसलिए ये CFC यूज होता है AC या रेफ्रिजरेटर में एज अ कूलेंट, मतलब एज अ रेफ्रिजरेंट। तो हमारे जितने भी कंप्रेसर है उसके अंदर ये फ्रियॉन गैस ही भरा रहता है, चाहे वो AC हो चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो। और यूजेज है एज अ एयरोसॉल, प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। हार्मफुल इफेक्ट इनका क्या है कि डिफ्यूजेज इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो फ्रियॉन्स गैस है ना, ये फिर से
स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे और जाके हमारे ओजोन को ख़राब करेंगे। ओके, तो वो ऊपर में जो था CCl4 ये भी ओजोन को ख़राब करता है, और फ्रियॉन्स जैसे कि CCl2F2 ये भी ओजोन को ख़राब करते हैं। ओके, डिस्टर्ब करते हैं, नेचुरल ओजोन बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। श्वार्ट्ज रिएक्शन से कैसे हम ये फ्रियॉन 12 बनाते हैं, देखिए ये CCl4 है। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता था, एक था हमारा फिंकलस्टाइन रिएक्शन जहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड से ही एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, लेकिन एल्काइल हैलाइड कौन सा था हमारा, रिएक्टेंट के तौर पे एल्काइल हैलाइड था हमारा ब्रोमीन या क्लोरीन वाला। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से देखिए, दो प्रोसेस था, जस्ट ये रिकैपिचुलेशन के लिए है। एक था हमारा फिंकलस्टाइन रिएक्शन था और दूसरा था श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या था कि हमारा XBr या RBr या RCl इसे हम कन्वर्ट करे थे RI में। ठीक है, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन वाला एल्काइल हैलाइड था, उससे हम कन्वर्ट करे इसे आयोडीन वाले एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, ये हमारा था फिंकलस्टाइन रिएक्शन। क्या यूज़ करते थे, NaI और ड्राई एसीटोन। ओके, ड्राई एसीटोन। ये श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या है कि हमारा RBr या फिर RCl क्लोरीन वाला एल्काइल ब्रोमीन वाला एल्काइल हैलाइड या क्लोरीन वाले एल्काइल हैलाइड को हम कन्वर्ट करते हैं फ्लोरीन वाले एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, ये था। और रिएजेंट क्या यूज़ करते थे, मेटलिक फ्लोराइड। ठीक है, ये रिएजेंट कैसे यूज करते थे। तो यहाँ भी देखिए क्लोरीन वाले एल्काइल हैलाइड को मुझे फ्लोरीन वाले एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ से 2 क्लोरीन को रिप्लेस करके 2 फ्लोरीन यहाँ पर लग गया, है ना। क्या यूज़ किया हमने, मेटलिक फ्लोराइड। इनका नाम क्या है, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड। ये एक मेटलिक फ्लोराइड है, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट के जैसा यूज हो रहा है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ये वाला इज यूज एज ए कैटलिस्ट। जैसे हमने ऐसे किया, यहाँ से 2 क्लोरीन निकल गए और 2 फ्लोरीन यहाँ जुड़ गए। ठीक है, बाकी रिएक्शन ऐसा। तो इस मेथड से हम फ्रियॉन 12 प्रिपेयर करते हैं। लास्टली हमारा कंपाउंड है DDT, जिसे हम IUPAC नेम में पैरा-पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन भी कहते हैं। ठीक है, कितना बड़ा नाम है ना, P, मतलब पैरा-पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये DDT नाम कैसे आया, ये जो डाइक्लोरो का डाई है ये वाला, डाइफिनाइल का जो डाई है ये वाला, और ट्राइक्लोरो का जो ट्राई है ये DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इथेन है, तो ये दो कार्बन है, इसमें ट्राइक्लोरो है, तो एक कार्बन में मैंने 3 क्लोरीन लगा दिया, और दूसरे कार्बन में क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल लगा है पैरा पोजीशन के साथ। तो ये वाला डाइक्लोरो हो गया, ये वाला पूरा डाइफिनाइल हो गया, और ये पैरा पोजीशन में इस कार्बन के संग जुड़ा है। ठीक है, बाकी जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे वो हाइड्रोजन एक अलग से लगा ही है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया DDT, पैरा-पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, इट इज़ यूज्ड एज, सबको पता है DDT इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया मॉस्किटो एंड लीस कैरिंग टाइफस। तो टाइफस एक बीमारी है जो लीस के द्वारा कैरी किया जाता है, उसमें भी उसको भी अवॉइड या प्रिवेंट करने के लिए हम DDT यूज़ करते हैं। इनका हार्मफुल इफेक्ट एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत नुकसानदेह है, ये भी हमने छोटे में ही पढ़ा है। तो मैनी इंसेक्ट्स डेवलप रेजिस्टेंस टू DDT। अब DDT के अगेंस्ट उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया अपने अंदर। अब DDT उन पर आप डालिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, वो आराम से अपने जीवित है। उसके बाद हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश। तो जो DDT है वो असल में हमारे इंसेक्टिसाइड की जैसे यूज़ करें, उसे हमने स्प्रे किया, फिर वो घूम फिर कर वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं, फिर पानी में जा रहे हैं, वहाँ पर फिश उस वाटर में रह रही है, उस वाटर को कंज्यूम कर रही है, तो उनके अंदर भी ये
टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। ये जो DDT है जाकर उनके अंदर डिपॉजिट हो जा रही है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, मतलब ये जल्दी ये नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते हमारे इन्वायरमेंट में। तो इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड रैपिडली, जल्दी से ये डिकम्पोज नहीं होते। इंस्टेड इट डिपोजिट्स इन फैटी टिश्यूज। तो जो फिश है या किसी के भी अंदर ये जल्दी से टूटकर डाइजेस्ट होकर छोटे कंपाउंड्स में नहीं बदलते, बल्कि ये फैटी टिश्यूज़ में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और उसे ब्लॉक करने लगते हैं। तो यही कहा है कि इफ़ इंजेशन कॉन्टीन्यूज एट स्टेडी रेट, इंजेशन मतलब हमारे फूड साइकिल में अगर ये कॉन्टीन्यूसली आते रहे तो DDT बिल्ड अप विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एंटर्स द फूड चेन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मछलियों के अंदर DDT भर गया, फिर हमने उसे जो कंज्यूम किया हमारे अंदर आ गया, फिर हमारे जो आउटपुट है उनसे और फिर सिस्टम में जा रहे हैं, पूरे फूड चेन में ये फैलते जा रहे हैं। ओके, और इनका हार्मफुल इफेक्ट जो है ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये मेटाबोलाइज्ड नहीं होता, ये टूटते नहीं है, जैसे वैसे ही रहते हैं। तो ये बहुत ख़राब हार्मफुल इफेक्ट है। इसके कारण DDT को बहुत सारे देशों ने बहुत सारे वर्ष आगे ही इसे बैन कर दिया था। तो इसके साथ हमारे ये हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स चैप्टर का दी एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।